भासाद्विपर्ययः इति वक्षेतयोर्लक्ष्म सिद्धमल्पम लगीयस। पिछले क्लास में हमारा क्या हुआ था? क्रम पिछले क्लास क्रम में हमने जी 14th कर रहे थे मैडम, क्रम भाव का। बराबर। पिछले क्लास में हमने अनुमान प्रमाण को शुरू किया था, है ना? अनुमान प्रमाण की व्याख्या क्या है? साधनात् साध्य विज्ञानम अनुमानम। साधन से साध्य का जो ज्ञान होता है, विज्ञान का अर्थ क्या है? निश्चयात्मक ज्ञान। जो साधन से साध्य का ज्ञान होता है उसे कहते हैं अनुमान, है ना? फिर उसके बाद व्याख्या आई थी कि आप साधन किसे कहते हैं, है ना? अनुमान में दो मुख्य पक्ष है, दो मुख्य बातें हैं, एक है साधन, एक है साध्य। तो वहां पर आगे का सूत्र दिया कि साधन किसे कहते हैं। तो साधन की व्याख्या क्या है? जिसका साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो उसे कहते हैं साधन, है ना? तो अविनाभावी संबंध कितने प्रकार का है? तो दो वो तरह का। अविनाभावी संबंध दो प्रकार का है। बराबर। सहभाव कौन से दो प्रकार का है? सहभाव और क्रम भाव। हाँ, सहभावी और क्रमभावी। अब ये सहभाव जो अविनाभावी संबंध है वो भी दो प्रकार से बताया। कौन से दो प्रकार से बताया? सहचर और व्याप्ति व्यापक। हाँ, सहचर और व्याप्य व्यापक संबंध। जिन दो पदार्थों में सहचर संबंध हो और व्याप्य व्यापक संबंध हो, उन दोनों का कौन सा अविनाभावी संबंध रहेगा? सहभावी अविनाभावी, है ना? और दूसरा जो अविनाभावी संबंध का प्रकार था वो है क्रमभावी। ये क्रमभावी अविनाभाव भी कितने प्रकार का बताया? दो। दो प्रकार का बताया। दो कौन से है? पूर्वोत्तर और कार्य कारण। हाँ, पूर्वचर उत्तरचर और उत्सर्ग। कार्य कारण संबंध। तो जिन दो पदार्थ में कार्य कारण संबंध होता है और पूर्वचर उत्तरचर संबंध होता है, उन दोनों का क्रमभावी अविनाभाव संबंध होता है ना? तो जिस साधन का, साधन यानी कारण, साध्य यानी जो हमें सिद्ध करना है वो, है ना? तो जिस साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होता है, उस ही साधन को आप क्या कर सकते हैं? अनुमान प्रमाण के लिए ग्रहण कर सकते हैं, है ना? तो साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होना जरूरी है। अब शॉर्ट में मैं पहले आपकी रिवीजन लूंगी, आपको प्रश्न पूछूंगी और उसके बाद साध्य क्या होता है उसकी व्याख्या हम शुरू करेंगे। ठीक? पहले मुझे बताए, प्रश्न पूछ रही हूं, ध्यान रखना। आप सब अपने वीडियो ऑन करें तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे जब साध्य और साधन इन दोनों के बीच सहचर्य संबंध पाया जाता है, यानी साथ साथ में रहने वाला, उसे कहते हैं सहचर्य संबंध। तब वो कौन सा अविनाभाव होता है? सहभाव। हम्म, सहचारी सहभाव अविनाभाव होता है ना? जैसे नींबू है, नींबू में पीलापन भी है और खट्टापन भी है। ये दोनों साथ में रहते हैं या एक के बाद एक रहते हैं? साथ में। साथ में रहते हैं। तो नींबू का जो खट्टापन और पीलापन है, ये उसके सहभावी अविनाभाव है या क्रमभावी अविनाभाव है? सहभाव। हाँ, सहभावी और उसमें भी सहचारी। ठीक? जैसे आ, अमरूद है, अमरूद का फल है, उसका उसके वृक्ष के साथ अविनाभावी संबंध है क्या? है। अपनावी। अपनावी तो है ही। है ना? अमरूद का फल अमरूद के वृक्ष पर लगा हुआ है, क्या उस फल का उस वृक्ष के साथ अविनाभावी संबंध है क्या?
अविनाभावी अभी- संबंध किसे कहते हैं? जो साध्य के बिना नहीं हो सकता। हम्म, साधन क्या है? अमरूद, जो उस हम्म, वृक्ष पर लगा है, क्या वो उस वृक्ष के बिना हो सकता है क्या? नहीं। ये चेक करना है, नहीं हो सकता। इसका मतलब उस अमरूद का उस वृक्ष के साथ अविनाभावी संबंध है। तो फिर ये कौन सा अविनाभावी संबंध है? सहचारी नहीं है। व्याप्ति नहीं, व्यक्ति व्याप्ति व्यापक। हाँ, व्याप्य व्यापक। देखो, सहचारी और व्याप्य व्यापक में अर्थ समझिए। सहचारी संपूर्ण वस्तु में पाया जाता है। जैसे आम का पीला, नींबू का पीलापन और खट्टापन नींबू के एक भाग में है या संपूर्ण नींबू में है? पूरे में। पूरे नींबू में है। अब अमरूद और वृक्ष को देखिए, अमरूद वृक्ष का एक भाग है या संपूर्ण वृक्ष ही है? वृक्ष में केवल अमरूद ही है या अन्य पार्ट भी आते हैं? अन्य भी है। वृक्ष में अमरूद कहाँ रहता है? वृक्ष के एक भाग में रहता है, संपूर्ण वृक्ष में नहीं रहता। तो ये भी साथ में है, अमरूद और वृक्ष का अविनाभावी संबंध है, वो भी साथ साथ वाला है। और नींबू में खट्टेपन का और उसके रूप का, दोनों का अविनाभावी संबंध नींबू के साथ भी है। लेकिन दोनों में अंतर क्या है? तो नींबू का खट्टापन और उसका रूप उस नींबू में पूरी तरह से समाहित है, और अच्छा। अमरूद जो है वो वृक्ष के एक भाग में रहता है। इसीलिए अमरूद के फल का उस वृक्ष के साथ व्याप्य व्यापक संबंध है ना? ये दोनों साथ में है। अब देखिए, जैसे पहले घने बादल आए और फिर वर्षा हुई, हम्म, तो इनमें जो अविनाभावी संबंध है वो कैसा है? साथ में है या क्रम से है? क्रम। क्रम से है। पर कौन सा क्रम से है? पूर्वचर उत्तरचर या कार्य कारण? इसमें तो दोनों हो जाएंगे मैडम। वैसे तो पूर्वोत्तर वाला ही है, हाँ, लेकिन कार्य पूर्वचर कारण भी उत्तरचर है। है, पर कार्य, हाँ, कार्य कार्य कारण कारण में भी भी होगा। पूर्वचर उत्तरचर लागू होता है, पर हर पूर्वचर उत्तरचर कार्य कारण नहीं होता, करेक्ट। है ना? जैसे मंगलवार के बाद बुधवार आएगा, कृतिका नक्षत्र के बाद कौन सा नक्षत्र हम्म, आता है? हम्म, रोहिणी, है ना? कृतिका के बाद रोहिणी नक्षत्र आता है। तो कृतिका के बाद रोहिणी का आना ये पूर्वचर उत्तरचर है, इनमें कार्य कारण संबंध नहीं है। लेकिन ये कंफर्म है कि कृतिका अगर खत्म हुआ है तो रोहिणी नक्षत्र ही लगेगा, जुलाई खत्म हुआ है तो अगस्त ही आएगा, मंगलवार गया है तो बुधवार ही आएगा। ये जो अविनाभावी संबंध है ये पूर्वचर उत्तरचर है। और जिसमें कार्य कारण होता है, जैसे घट के बनने में मिट्टी कारण है, प्रमुख कारण है, मिट्टी से ही घट बनेगा। तो मिट्टी का और घट का भी अविनाभावी संबंध है। वो कैसा है? कारण कार्य संबंध, है ना? जैसे धागे से ही वस्त्र बनेगा, तंतु से ही वस्त्र बनेगा, तो तंतु का और वस्त्र का संबंध कैसा है? कार्य कारण। ठीक। तो अविनाभावी संबंध, जिस साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो, उसे ही आप क्या कर सकते हो? साधन के रूप में ग्रहण कर सकते हो। मतलब साधन, आप कारण किसे पकड़ रहे हो साध्य करने के लिए? वो कारण का उस साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होना चाहिए। ठीक। अब उसके आगे का सूत्र हम एक बार देख लेते हैं, फिर साध्य शुरू करते हैं, क्योंकि एक सूत्र रह गया था। एक मिनट, मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैम जैसे बीज से पेड़ बना, बीज से पेड़ बना थी, पूर्वोत्तर का उदाहरण हो गया ना ये। बीज से पेड़ हाँ, बना। दोनों में आएगा। पर बीज से पेड़ बना है तो वो कार्य कारण संबंध भी है, अभी प्रमुख तो कार्य कारण संबंध है। बीज आप से अगर ही पेड़ बना है। आपने मान लीजिए एमसीक्यू में ये क्वेश्चन दे दिया और दोनों तो ऑप्शन दे उसमें दिए मैं तो। एक ही ये दूंगी आपको, एक तो कार्य कार्य कारण दूंगी, या तो हाँ, पूर्वचर उत्तरचर। बीज से अंकुर का उदाहरण आता है तो आप ये कह सकते हो पूर्वचर उत्तरचर, है ना? पर बीज और वृक्ष का तो कार्य कारण संबंध ही होता है, उतना ध्यान रखेंगे। हाँ, हम्म, अभी देखो, 14 सूत्र हुए थे।
अब अविनाभाव का जो ज्ञान है वो कौन से प्रमाण से जाना जाता है, उसका एक छोटा सा सूत्र है, वो हम कर लेते हैं कि अविनाभाव का निश्चय कौन से प्रमाण से होता है। तो तर्कात् तत् निर्णयः, अविनाभाव का संबंध जो है उसका निश्चय तर्क प्रमाण से होता है ना। तर्कात्, तर्क प्रमाण से, पंचमी विभक्ति है, तत् यानी उसका, किसकी चर्चा चल रही थी पीछे, अविनाभाव की, इसीलिए तत् शब्द किसके लिए आया है, अविनाभाव के लिए। तो तर्क प्रमाण से उसकी यानी उस अविनाभाव का निर्णय, निश्चय होता है। अविनाभाव संबंध का निश्चय करना है तो तर्क प्रमाण आना चाहिए, तर्क प्रमाण वहां लगना चाहिए। जैसे हमने तर्क प्रमाण क्या देखा था, जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। तो तर्क प्रमाण से हमने क्या किया, धुएं और अग्नि का अविनाभाव संबंध जाना, है ना। ये हर जगह होगा आपका, जहां जहां मिठास होगी वहां वहां शक्कर होगी या गुड़ होगा, है ना। मिठास बिना शक्कर और गुड़ के नहीं आ सकती। तो ये जो इनका अविनाभाव संबंध है ये किसके आधार पर हम निश्चित करते हैं, तर्क प्रमाण के आधार पर। ठीक, हाँ। अब हमने देखा साधन, अब अनुमान प्रमाण में दूसरा जो प्रमुख पद था वो था साध्य। साध्य किसे कहते हैं? मैम एक चीज क्लियर करना था, जिज्ञासा थी। जी अभिनावी जी, संबंध तो आपने व्याप्ति में भी बताया था, व्याप्ति में भी आपने बताया कि अभिनावी हाँ संबंध होता है। बराबर, तो क्योंकि व्याप्ति के ज्ञान को ही तो तर्क कहते हैं। देखो, व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क प्रमाण कहते हैं। तो यहाँ लेकिन आपको अनुमान के लिए भी अभिनव, यूज कर रही है ना, यहाँ तो अनुमान के लिए यूज कर रही है ना आप, यहाँ हाँ अभिनाव हाँ संबंध को हाँ, यहाँ पर थोड़ा। अनुमान के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं कि साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होना चाहिए। अनुमान प्रमाण की व्याख्या क्या है कि आपको साधन से साध्य का ज्ञान हो रहा है ना। करेक्ट। पर वो साधन से जो साध्य का ज्ञान हो रहा है आप उसमें कुछ भी साधन नहीं मान सकते। तो यहाँ पर आचार्य श्री जी वो एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आप साधन किसे मानोगे, तो जिस साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध हो। और अविनाभावी संबंध उस साध्य के साथ है, ये आप पहले कैसे निर्णय करोगे, तो तर्क प्रमाण से निर्णय करो। इसीलिए तो अनुमान कब होता है, तर्क प्रमाण के बाद ही होता है ना। तो तर्क प्रमाण से पहले आप ये निश्चय कर लो कि ये क्या है, इन दोनों में साधन और साध्य में अविनाभावी संबंध है। आपने ये तर्क प्रमाण से निर्णय कर लिया तो आप उस साधन के माध्यम से साध्य का ज्ञान कर सकते हैं। तो यहाँ पर व्याप्ति के ज्ञान को ही तर्क कहते हैं। व्याप्ति क्या है, ये अपना संबंध जो एस्टेब्लिश हो जाते हैं वही व्याप्ति है। हाँ, जो सकल देश और सकल काल में जिस काल साधन का का। साध्य के साथ अविनाभाव संबंध होता है ना, तो उसके ज्ञान को तर्क प्रमाण कहते हैं। अब तर्क प्रमाण ये सैद्धांतिक है, आपने सिद्धांत से जान लिया कि साधन का साध्य के साथ अविनाभावी संबंध होना चाहिए, ये आपका तर्क प्रमाण, ये आपने सिद्धांत से जान लिया। अब जब इस सिद्धांत का आप कहीं पर प्रयोग करोगे, जैसे आपने आज जाना जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है, ये आपने निश्चय कर लिया तो ये हुआ तर्क प्रमाण। ठीक, तर्क से अनुमान हो अब जाता आप कभी भविष्य में घूमने के लिए गए और आपको वहां सामने पहाड़ी दिखी और पहाड़ी से धुआं निकलते हुए दिखाई दिया, तो आपने धुएं को देखकर उस पहाड़ी के अंदर आग है यह ज्ञान प्राप्त किया। तो यह ज्ञान जो आपको हुआ वो किसके आधार पर हुआ, आपको जो पहले तर्क प्रमाण हुआ है ना उसके आधार पर आज आपने क्या किया, वहां के आग का ज्ञान किया। तो जब तर्क प्रमाण ये सैद्धांतिक पक्ष है, जब इसको आप प्रयोग में लाते हैं तब वह अनुमान कहलाता है ना। जी। हाँ, अब अनुमान में दो प्रमुख पद है, एक है साधन, एक है साध्य। साधन यानी हेतु, कारण, और साध्य यानी जिसे आप सिद्ध करना चाहते हैं।
एक बात हमेशा ध्यान रखना, अनुमान प्रमाण में जो हम सिद्ध करना चाहते हैं वो अप्रत्यक्ष होता है, वो आपके सामने नहीं होता, उसे ही आप सिद्ध करते हो। तो जो आपके सामने नहीं है उसे आप सिद्ध कर रहे हो, तो किसके आधार पर सिद्ध कर रहे हो? साधन के आधार पर, है ना। साधन को देखकर हम साध्य का ज्ञान करते हैं। अब यहाँ पर साध्य क्या है? साध्य कैसा होना चाहिए जिसे आपको सिद्ध करना है? ये पर्वत वाला उदाहरण है ना, ये हमेशा याद रखना। इससे क्या होगा ना, आपको अगर व्याख्या नहीं भी आएगी याद, तो उस दृष्टांत से आप समझ जाओगे कि साध्य किसे कहते हैं, साधन किसे कहते हैं, पक्ष किसे कहते हैं, है ना, अविनाभावी संबंध क्या है। ये आप उस एक ही दृष्टांत से ये शब्द जो है इनका अर्थ समझ जाओगे। अभी देखो, साध्य का लक्षण क्या है वो 16वीं सूत्र में बताया है। 16वां सूत्र क्या है? इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। इष्टम अबाधितम असिद्धम साध्यम। कितने शब्द है यहाँ पर? 3। इष्ट, अबाधित, असिद्ध, इन्हें साध्य कहते हैं। जो आपको इष्ट हो, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित हो, और जो असिद्धभूत हो, उसी पदार्थ को साध्य कहते हैं। अब एक एक शब्द समझिए। यहाँ पर 3 विशेषण दिए हैं कि आप साध्य किसे बना सकते हैं, आप किसे सिद्ध कर सकते हैं। तो उसमें पहला है इष्ट, जो आपको इष्ट हो, जो आपको स्वीकार हो, उसे ही आप साध्य कर सकते हैं। जैसे एक जैन दर्शन वाला है, एक चार्वाक दर्शन वाला है। जैन दर्शन वाला आत्मा को कैसा मानता है? परमानेंट, शाश्वत। हाँ, नित्य नित्य भी मानता है। चलो ठीक है, हमें ये एक दृष्टि से हमें ये सिद्ध करना है कि आत्मा नित्य है ना, द्रव्य की अपेक्षा। ठीक। अभी जैन दर्शन वाले को ये सिद्ध करना है कि आत्मा नित्य है। चार्वाक दर्शन वाला क्या मानता है आत्मा को? मानते ही नहीं है वो तो। हाँ, वो आत्मा को क्या करते हैं? पंच महाभूत से बना हुआ एक शक्ति का रूप मानते हैं, जो कि नष्ट होने वाला है, जिसे वो अनित्य मानते हैं कि शरीर जाते ही आत्मा भी नष्ट हो जाए, है ना। अब मुझे ये सिद्ध करना है कि आत्मा नित्य है, तो ये बात मुझे इष्ट है क्या, मुझे स्वीकार है क्या? पहले वो बात, जो बात मैं सिद्ध करने के लिए जा रही हूं, वो बात पहले मुझे स्वीकार होना जरूरी है। करेक्ट। तभी मैं सामने वाले को क्या कर सकती हूँ? सिद्ध करके दिखा सकती है ना। तो इसे कहते हैं इष्ट। ध्यान रखना, न्याय में 2 पक्ष होते हैं, एक होता है वादी, एक होता है प्रतिवादी। वादी, यहाँ पर वादी और प्रतिवादी कोई इनके झगड़े के रूप में नहीं दिखाए जाते। वादी और प्रतिवादी की सिंपल व्याख्या है, वादी जो अपना पक्ष प्रस्तुत करता है वो वादी होता है, और जो उसके सामने होता है, जिसे वो पक्ष मान्य नहीं है, वो उसका खंडन करता है, वो प्रतिवादी होता है। ठीक। अब मैं वादी, समझो मैं जो पहले अपना पक्ष रखता है वो वादी, और जो बाद में उसका निराकरण करता है या उस पर कोई प्रश्न खड़ा करता है, उसको उसमें संदेह होता है, वो प्रतिवादी। ठीक। अब मैंने क्या मेरा पक्ष प्रस्तुत किया कि आत्मा नित्य है। अब मैं ये सत्य है जिसे मैं सिद्ध करना चाहती हूं, वो क्या है? साध्य होता है ना। तो मुझे सिद्ध क्या करना है? आत्मा नित्य है। तो वो जो सिद्ध मुझे करना है वो मेरे लिए इष्ट होना जरूरी है। ठीक। दूसरा, अबाधित, वो अबाधित भी होना जरूरी है। वो प्रत्यक्ष, परोक्ष, परोक्ष के अंतर्गत स्मृति, प्रत्यभिज्ञान, तर्क, अनुमान, आगम, किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं होना चाहिए। बाधित का अर्थ मैं बताती हूं। जैसे मेरे हाथ में, सिंपल बात है, मेरे हाथ में क्या है? पेन है, आपको दिख रहा है। मैं कहती हूं कि ये पेंसिल है,
इसे मैं आज आपके सामने सिद्ध करूंगी कि ये पेंसिल है, तो ये बाधित है या नहीं है? ये प्रत्यक्ष से बाधित है ना? आप सीधा क्या कहोगे, अरे हमें सामने से दिख रहा है ये पेन है, और आप हमारे सामने क्या सिद्ध करना चाहते हो कि ये पेंसिल है? ये हो ही नहीं सकता, इसे कहते हैं बाधित। तो जिसे मैं सिद्ध करना चाहती हूँ वो बाधित नहीं होना चाहिए, वो अबाधित होना चाहिए, है ना? ठीक, प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से वो बाधित ना हो। और तीसरा है असिद्ध। असिद्ध यानी जो प्रतिवादी है उसे पहले से ही वो सिद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे यही में पेन है, जैसे मैं वादी हूं, मैं अपना पक्ष रख रही हूं, मैंने आपके सामने पक्ष रखा कि चलो आज मैं ये सिद्ध करके दिखाऊंगी कि ये पेन है, और आप प्रतिवादी हो, मैंने कहा मैं 1 घंटा इसमें लगाऊंगी आपको पेन है ये प्रूफ करने में। आप क्या कहोगे, अरे हमें ये पहले से ही पता है वो पेन है, उसे आप क्या सिद्ध करना चाहते हैं? हमें पता है, हम इसमें अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप क्यों सिद्ध करना चाहते हो जो हमारे सामने ऑलरेडी प्रत्यक्ष है? हमें पता है ये पेन है ना? तो वो अगर प्रतिवादी को पहले से ही अगर क्लियर है, पहले से ही प्रतिवादी उसे मान रहा है, तो वो सिद्ध होता है। तो आप जिसे सिद्ध करना चाहते हो वो पहले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए, उसे कहते हैं असिद्धम। अब जिसे आप सिद्ध कर रहे हो वो 3 विशेषणों से युक्त होना चाहिए। एक तो पहले वो आपको इष्ट होना चाहिए, दूसरी बात वो अबाधित होना चाहिए। मैं आपको बोलूंगी बर्फ गर्म है, आज मैं ये सिद्ध करूंगी, तो आप क्या बोलोगे, ये प्रत्यक्ष से बाधित है, हम खुद हाथ लगाकर देखे हैं कि बर्फ तो ठंडा होता है, तो ये कैसा है, बाधित है। तो जो मैं सिद्ध कर रही हूं वो बाधित नहीं होना चाहिए, वो अबाधित होना चाहिए, है ना? तीसरा है वो सामने वाले प्रतिवादी को पहले से ही सिद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे मैं बता रही हूं कि ये कोई भी एग्जांपल ले लो, अगर सामने वाले को वो 100% एक्सेप्टेड है तो वो उसे सिद्ध है, और जो उसे सिद्ध है वो साध्य नहीं बन सकता, क्योंकि वो दोनों पक्षों को पहले से ही एक्सेप्टेड है, उस पर क्या टाइम वेस्ट करना, है ना? तो साध्य का लक्षण कहते हुए क्या कहे, इष्टम बाधितम सिद्धम साध्यम। जो इष्ट हो, वादी को इष्ट होना चाहिए, यानी वादी को स्वीकार हो, जो प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों से अबाधित हो। प्रत्यक्ष आदि प्रमाण उसे बाधा में नहीं ला रहे, या प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से जो बाधा उत्पन्न नहीं कराता है उनसे वो बाधित नहीं है, और जो सामने वाले प्रतिवादी को सिद्ध नहीं है, उनको वो एक्सेप्टेड अभी नहीं है, ऐसा ही साध्य हो सकता है जो इन 3 विशेषणों से युक्त हो। ठीक, ये सूत्र समझ में आया? इस सूत्र से समझ में आया मैडम, बट असिद्ध मतलब हर बार नया कैसा, फिर वो तो कुछ तो हुआ होगा ना मैडम? हाँ, नहीं, हर बार नया नहीं, प्रतिवादी को वो सिद्ध नहीं होना चाहिए। जैसे अच्छा, हम बौद्ध मतानुयायी है, उनके सामने है, उनके सामने हमने पक्ष रखा कि आत्मा तो नित्य है, तो ये बौद्ध मतानुयायी को सिद्ध नहीं है ना? हाँ, ओके, वैसे उनको वो स्वीकार नहीं है। तो ऐसे ही विषयों पर आप क्या कर सकते हो, वाद प्रतिवाद कर सकते हो और उसे ही साध्य बना सकते हो। जो आप दोनों को मान्य है, हाँ, जो आप दोनों को मान्य है वो साध्य नहीं बन सकता, तो उस पर आप क्या वाद विवाद करोगे जो ऑलरेडी दोनों को एक्सेप्टेड है ना? तो वो सामने वाले प्रतिवादी को वो क्या होना चाहिए, असिद्धम। मतलब ध्यान रखना, इष्ट किसके लिए है, इष्ट किसको होना चाहिए, वादी को या प्रतिवादी को? वादी को होना चाहिए। हाँ, प्रतिवादी को इष्ट होना चाहिए क्या? नहीं, प्रतिवादी को अगर इष्ट हो तो उस पर कोई विवाद ही नहीं हो सकता, है ना? अबाधित तो दोनों के लिए होना चाहिए, उनको भी अगर आप जो भी दृष्टांत दो, जो भी आप पक्ष रखो, वो उनको भी स्वीकार होने चाहिए। जब आप एक्सप्लेन करने के लिए जाओ, जब प्रूफ करने के लिए जाओ, तो आप ऐसे कोई भी उदाहरण नहीं दे सकते जो कि सामने वाला उसको टाल दे या सामने वाला उसे एक्सेप्ट ना करे।
है ना। तो वो प्रत्यक्षादि प्रमाणों से अबाधित होना चाहिए। और तीसरा है असिद्ध, किसके लिए, किसको वो असिद्ध होना चाहिए, वादी को प्रतिवादी। या प्रतिवादी को, प्रतिवादी के लिए प्रतिवादी को। आपको तो सिद्ध होना चाहिए, होना वादी को ऑलरेडी वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, उसके लिए सिद्ध होना चाहिए, तभी तो वो वाद कर सकता है। प्रतिवादी के लिए वो असिद्ध होना चाहिए, है ना। तो इष्ट पद वादी के लिए है और असिद्ध पद प्रतिवादी के लिए है। ठीक, ये क्लियर हुआ। हाँ, अब अगला देखो, असिद्ध का विशेषण। असिद्ध आप किसे कहोगे, असिद्ध किसके लिए है, प्रतिवादी की अपेक्षा से, प्रतिवादी के लिए है। तो आप असिद्ध किसे कहोगे, उसका सूत्र है आगे, 17वां सूत्र है, संदिग्ध विपर्यस्ता व्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यादित्य सिद्ध पदम। अब देखिए, संदिग्ध विपर्यस्त अव्युत्पन्नानां साध्यत्वं यथा स्यात् इति असिद्ध पदम। अब असिद्ध पद आप किसे कहते हो, तो जो संदिग्ध है, यानी जिसमें संशय है, विपर्यस्त यानी जो विपरीतपना लिए हुए है, यानी जो विपर्य से युक्त है, अव्युत्पन्नानाम यानी निर्मित न होने वाले पदार्थों का, यानी अनध्यवसाय, उसके लिए ही अव्युत्पन्न शब्द आए हैं। आपने ये तीनों शब्द सुने हैं ना पहले, कब सुने हैं, निश्चयात्मक ज्ञान समारोह के में, समारोह, हाँ वे तीनों। है ना। इन तीनों को मिलकर समारोह कहा गया था कि ज्ञान संशय विपर्य और अनध्यवसाय से रहित होता है, वही निश्चयात्मक होता है ना। अब यहां पर बताया है, इनके लिए ही ये अलग तीन शब्द दिए हैं, संदिग्ध यानी संशय, विपर्यस्त यानी विपर्य, और अव्युत्पन्न यानी अनध्यवसाय। इन पदार्थों को साध्यपना जिस प्रकार से माना जा सके वह असिद्ध पद है। जैसे मैं आपको बताती हूं कि असिद्ध पद प्रतिवादी के लिए दिया है कि प्रतिवादी को वो पहले से सिद्ध नहीं होना चाहिए। तो प्रतिवादी को क्या होना चाहिए, एक तो उस जानकारी में संशय होना चाहिए, एक तो उसकी विपरीत मान्यता होनी चाहिए, या फिर उसका अनध्यवसाय होना चाहिए। वही पद असिद्ध पद कहलाता है ना। प्रतिवादी को अगर निर्णय है कि ये जो बोल रहे हैं वो सही ही है, तो वो साध्य नहीं बन सकता, उसको उसमें संशय होना जरूरी है, उसकी विपरीतपना होना जरूरी है, या फिर अनध्यवसाय होना जरूरी है। जब प्रतिवादी को किसी विषय में संदेह हो, उस विषय का विपरीत ग्रहण हुआ हो और उसने अभी तक उस विषय में कभी निर्णय किया ही नहीं हो, वही असिद्ध पद होता है। मैम ध्यान इसको रखना। इन तीनों को मिला के मिथ्या भी बोल सकते हो ना, मिथ्या की हाँ डेफिनेशन भी दी मतलब, गई है। हाँ मिथ्या मतलब उनको मान्य ही नहीं है ना। हम्म, देखो उदाहरण देखिए, देखो अब ये वादी है, आपको ये दिख रही है स्क्रीन, जी स्क्रीन में आपको दिख रहा है वादी प्रतिवादी, दिख रहा है ना। प्रतिवादी दिख रहा है, वादी नहीं। हाँ ये इमेज दिख रही है आपको पूरी। हाँ दिख रही है मैडम, 2 पेज वाला। हाँ ये देखो, वाद नहीं नहीं, 2 पेज वाला नहीं, बुक नहीं, इमेज है। इमेज नहीं नहीं मैम, दिख। इमेज नहीं आया, इमेज एक नहीं मिनट, है। एक मिनट, हाँ मैं स्टॉप करके वापस शेयर कर। हाँ अब दिख रही है। नहीं, हाँ अब आ गया मैम। यस। हाँ अब देखो, पहले समझिए, वादी प्रतिवादी, है ना। वादी कौन है, प्रतिवादी कौन है, एक मिनट। पर्वत का ही उदाहरण लीजिए, आपको पर्वत का उदाहरण दिख रहा है ना। अभी नहीं आया मैम। देखो, नहीं अभी भी नहीं। एक मिनट, वो स्क्रीन
स्टॉप करके करना। अब दिख रहा है? हाँ अब आया जी। हाँ, अब देखिए, अब इसमें समझिए कि वादी प्रतिवादी इनके साथ एक दूसरे के कैसे वाद विवाद होता है। यहाँ पर एकदम शॉर्ट के वही एग्जाम्पल लिया है हमें ताकि आपको क्लियर हो। देखो, वादी क्या सिद्ध करना चाहता है, ये दोनों दो है, एक वादी है एक प्रतिवादी है। वो दोनों पर्वत से दूर खड़े हैं। वादी क्या सिद्ध करना चाहता है कि पर्वत में अग्नि है क्योंकि धुआं दिखाई दे रहा है, बराबर। अब प्रतिवादी क्या करता है, अग्नि तो प्रत्यक्ष नहीं है, वो कहता है कि मैं पर्वत पर अग्नि को स्वीकार नहीं करता, तुम उसे सिद्ध करके दिखाओ कि पर्वत में अग्नि है। अब ध्यान रखना, यहां पर सामने तीन चीजें हैं। एक है पक्ष, एक है साधन, एक है साधन। समझिए, साधन क्या है? साधन क्या है? धुआं धुआं, धुआं स्मोक। है ना। ये हमेशा ध्यान रखना, साधन क्या है? धुआं। साध्य क्या करना है? अग्नि। अग्नि। और साध्य जहां रहता है उस स्थान को कहते हैं पक्ष। ध्यान रखना, अच्छा। पक्ष और धर्मी, आगे वो सूत्र आने वाला है। साध्य जहां रहता है उस स्थान को कहते हैं पक्ष, और पक्ष के लिए पर्यायवाची शब्द आता है धर्मी। ध्यान रखना, धर्म। वो आगे सूत्र आएगा। पक्ष क्या है? पर्वत। अग्नि कहां पर है? पर्वत पर। पर्वत में है। तो यहां पर साधन है धुआं, साध्य क्या करना है कि वहां पर अग्नि है। अग्नि है ये साध्य करना है, और अग्नि कहां पर स्थित है उस स्थान को कहते हैं पक्ष। तो पक्ष क्या है यहां पर? पर्वत। ठीक। अब वादी ने क्या कहा कि पर्वत पर अग्नि है क्योंकि वहां धुआं है। पहला उन्होंने, वादी ने कहा पर्वत पर अग्नि है, ये क्या है? मेरा साध्य है, ये मुझे साध्य करना है। अब इसमें तीन विशेषण होने चाहिए। आप जिसे सिद्ध करना चाहते हो उसमें तीन विशेषण होना आवश्यक है। कौन सा? इष्ट, इष्ट, अबाधित और अबाधित और असिद्ध। असिद्ध, है ना। हम्म, अब पर्वत पर अग्नि है, क्या ये वादी को इष्ट है, उनको स्वीकार है? नहीं है ना। नहीं, हम कह रहे वादी हैं, को जो सॉरी, बोल वादी को रहा है, है, सॉरी, वादी को, जो सिद्ध प्रतिवादी कर को। रहा है उसे तो वो स्वीकार है, इसलिए तो वो सिद्ध कर रहा है ना। हाँ। ये अबाधित है, यानी अबाधित। प्रत्यक्ष आदि किसी भी प्रमाण से अबाधित है, क्योंकि वहां पर उसे बाधित करने वाला या वहां पर अग्नि नहीं है ये बताने वाला कोई प्रमाण नहीं है, इसीलिए वो अबाधित है। और ये असिद्ध है, प्रतिवादी को ये सिद्ध है क्या? प्रतिवादी को ये एक्सेप्टेड है क्या? नहीं। नहीं। तो इसलिए ये असिद्ध है ना। ये तीनों विशेषण उसमें घटित हुए, अब वो साध्य बन सकता है। अब पर्वत में अग्नि है ये आप सिद्ध कर सकते हो, ठीक। अब वादी ने कहा पर्वत पर अग्नि है, तो प्रतिवादी ने पूछा कि तुम्हें कैसे पता कि वहां पर अग्नि है? तो वादी ने क्या कहा? क्योंकि वहां धुआं है, साधन से मुझे साध्य का ज्ञान हुआ, और साधन से साध्य का ज्ञान होना अनुमान प्रमाण है, इसीलिए मैं अनुमान से कह सकता हूं पर्वत में अग्नि है। अग्नि दिख नहीं रही है, ध्यान रखना, अग्नि अंदर है, ये तो आपको ऊपर चित्र में दिखाया है, लेकिन अग्नि प्रत्यक्ष नहीं है। अग्नि पर्वत के अंदर है, धुआं बाहर है। तो धुएं के माध्यम से जो अप्रत्यक्ष अग्नि है, जो दिख नहीं रही है, उसका ज्ञान होना अनुमान प्रमाण है। तो उन्होंने कहा क्योंकि वहां धुआं है इसलिए अग्नि है। तो प्रतिवादी ने प्रश्न किया, केवल धुआं देखकर आग कैसे सिद्ध होगी? तब यहां इन्होंने जो व्यक्ति है, जो अविनाभावी संबंध है, वह बताया। जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। जैसे दृष्टांत दिया रसोई घर में, रसोई घर में जब भी धुआं होता है तो वहां पर क्या देखी जाती है? अग्नि देखी जाती है।
इसीलिए पर्वत पर भी धुआं है, इसीलिए पर्वत पर अग्नि है। ये क्लियर हुआ? इसमें आपको बस इतना ध्यान रखना है, इष्ट का अर्थ क्या है, अबाधित का अर्थ क्या है, असिद्ध का अर्थ क्या है, पक्ष किसे कहते हैं, साध्य किसे कहना है और साधन किसे कहना है। बस इतना आपको क्लियर होना चाहिए। वादी कौन होता है, प्रतिवादी कौन होता है, ये अगर आपको क्लियर है तो आपको आगे के सूत्र भी अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, है ना? इतना क्लियर है? मैं कभी भी प्रश्न पूछ, हाँ अबाधित जो मैडम यहाँ पे स्मोक होना चाहिए ना, धुआं होना चाहिए, क्योंकि उसको अबाधित है ना, उसमें कोई बाधा हाँ, नहीं है हाँ, देखने। नहीं, अबाधित का अर्थ है कि ये किसी प्रमाण से बाधित नहीं है। जो मैं सेंटेंस बोल रही हूँ, जिसे मैं सिद्ध करना चाहती हूँ, वो किसी भी प्रमाण से बाधित नहीं है। ये अबाधित मतलब किसके लिए आएगा? धुएं के लिए आएगा या अग्नि के लिए आएगा? अग्नि के लिए आएगा ना। मैं जिसे सिद्ध करना चाहती हूँ, उसका जो मैं प्रमाण दे रही हूँ, उसके लिए जो मैं अविनाभावी संबंध बता रही हूँ, ये किसी भी प्रमाण से अबाधित नहीं है, बाधित नहीं है, क्योंकि हर प्रमाण इसे स्वीकार करता है। प्रत्यक्ष से भी आप देखते हो कि जहां जहां धुआं होता है वहां वहां अग्नि होती है। इन दोनों को आपने अनुमान से भी जाना है, शब्दों से भी जाना है, प्रत्यक्ष से भी जाना है, तर्क से भी जाना है। तो कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो इन दोनों के संबंध को नहीं निषेध करे, उसे कहते हैं बाधित। इनका निषेध करने वाला, इन दोनों के संबंध को निषेध करने वाला होता है बाधित, और इन दोनों के संबंध का निषेध नहीं करने वाला या इन दोनों के संबंध को बताने वाला होता है अबाधित, है ना? तो इन दोनों का संबंध तो सभी प्रमाणों से क्या है, सिद्ध है। किसी भी प्रमाण से आप ये नहीं बता सकते कि धुआं होने पर अग्नि नहीं होती, है ना? इसलिए तो ये आपने तर्क से क्या कर लिया है, इसका अविनाभाव संबंध का और एक त्रैकालिक वाक्य बना दिया है। जहां भी धुआं रहेगा वहां अग्नि निश्चित रहे। हाँ, ये जरूरी नहीं है कि अग्नि होने पर धुआं हो ही, पर धुएं के होने पर अग्नि की निश्चितता ही है ना? तो ये अबाधित है ना? ठीक, तो ये शब्द आपको क्लियर, धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाएगा। बस इतना ध्यान रखना, वादी कौन होता है, जो पहले अपना पक्ष प्रस्तुत करता है, वो वादी होता है। प्रतिवादी कौन होता है, जो उस पर प्रति प्रश्न करता है, जिसे वो पक्ष स्वीकार नहीं होता है उसका खंडन करता है, वो प्रतिवादी होता है। ठीक, फिर वादी जिसे सिद्ध करना चाहता है वो साध्य होता है, जिस कारण से सिद्ध करना चाहता है वो साधन होता है, और सिद्ध जो साध्य है वो जिस स्थान पर रहता है वो पक्ष होता है ना? देखो, इसमें और एक उदाहरण है, आपको क्लियर होगा। जैसे भोजन की सुगंध है, भोजन की सुगंध आ रही है, रसोई घर में भोजन पक रहा है। हम दोनों दूर है, रास्ते में है, एक वादी है एक प्रतिवादी है। प्रतिवादी का उसको स्मेल नहीं आई, वादी ने तुरंत स्मेल से पहचान लिया कि यहाँ पर क्या हो रही है, भोजन की सुगंध आ रही है, मतलब यहाँ रसोई घर है, रसोई घर में भोजन पक रहा है। अब प्रतिवादी को तो सुगंध आई ही नहीं। किसी किसी के नाक बहुत तीक्ष्ण होते हैं, जब आप उपवास करते हो तब तो हमारे नाक और तीक्ष्ण हो जाते हैं, है ना? होता है ना? तो किसी किसी को सुगंध बहुत जल्दी आती है, उसे बहुत तुरंत समझ में आता है कि मुझे किसकी सुगंध आ रही है। अब जो प्रतिवादी है उसे क्या नहीं है, ये पक्ष अभी उसे भोजन की सुगंध ही नहीं आ रही है, तो उसने क्या नहीं किया, ये स्वीकार नहीं किया कि रसोई गृह है और रसोई घर में भोजन पक रहा है। अब मुझे आप बताओ, आपको सिद्ध क्या करना है, रसोई में भोजन पक रहा है ना? तो साध्य क्या रहेगा, भोजन, भोजन का भोजन पकना, पक रहा है, ये साध्य रहेगा। किसके आधार पर आप सिद्ध कर रहे हो, खुशबू के साधन क्या आधार, है आपका, खुशबू, स्मेल, हाँ, भोजन की सुगंध। और साध्य कहाँ सिद्ध कर रहे हो, कौन से स्थान पर, रसोई में, है ना? तो रसोई घर क्या हुआ आपका, पक्ष। जिस स्थान में साध्य सिद्ध किया जाता है उसे कहते हैं पक्ष। ठीक, अब ये जो है साध्य जो आपका है,
कि भोजन पक रहा है, क्या ये वादी को इष्ट है, उसे स्वीकार है? नहीं। हाँ नहीं। वादी को स्वीकार है है ना, ना, प्रतिवादी को नहीं है। है ना। हाँ, है ना, वादी को है। वादी को ये स्वीकार है, उसे हाँ। ये इष्ट है। फिर Correct. इसमें अबाधित, ये अबाधित है क्या? क्या किसी हाँ, अबाधित। प्रमाण से अबाधित। इसमें आप निषेध कर सकते हो क्या, नहीं ये सुगंध भोजन की नहीं है, या ये भोजन की सुगंध आ रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि भोजन पक रहा है। नहीं, अबाधित है। हाँ, और ये सामने वाले प्रतिवादी को असिद्ध है क्या, प्रतिवादी उसे एक्सेप्ट कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है। नहीं कर रहा है, मतलब उसके नहीं लिए कर वो रहा है, असिद्ध है। प्रसिद्ध है। उसने अभी तक उसे सिद्ध नहीं किया है, उसे अभी वो सिद्ध नहीं हुआ है ना। तो रसोई घर है, तो उसने कहा तुम्हें कैसे पता कि यहाँ रसोई घर है? तो बोले भोजन की सुगंध यहाँ से आ रही है। तो बोले भोजन की सुगंध, वो सुगंध, भोजन की सुगंध से तुम ये कैसे निश्चित करोगे कि ये भोजन पकाने का स्थान यानी रसोई घर है? तो बोले जहां भोजन की सुगंध होती है वहां भोजन पक रहा होता है। जैसे इस रसोई घर, जैसे यहां से मुझे स्मेल आ रही है, तो ये रसोई घर होना चाहिए जहां पर भोजन पकाया जाता है। रसोई घर मतलब जो प्रॉपर स्थान हम किचन का रूप में बताते हैं वो नहीं, जहां भोजन पकाया जाता है उसे रसोई घर कहते हैं, जहां रसोई बनाई जाती है उसे रसोई घर कहते हैं। तो यहाँ भोजन की सुगंध आ रही है, इसका मतलब भोजन पक रहा है, इसका मतलब भोजन पक रहा है तो वो रसोई घर में पक रहा है ना। यहाँ पर इतना क्लियर हुआ। आज के लिए इतना ध्यान रखना कि साध्य कैसा होना चाहिए, साध्य कैसा होना चाहिए? ईस्ट होना चाहिए। हाँ, ईस्ट, अबाधित असिद्ध और होना चाहिए, असिद्ध होना चाहिए। असिद्ध होना चाहिए। और असिद्ध होना चाहिए। इष्ट किसके लिए होना चाहिए और असिद्ध किसके लिए होना चाहिए? इष्टवादी इष्ट के लिए, असिद्ध भी वादी के लिए, असिद्ध नहीं, प्रतिवादी के लिए, हाँ, असिद्ध प्रतिवादी के लिए। असिद्ध प्रतिवादी के लिए प्रतिवादी होना के लिए चाहिए, वादी को तो वो सिद्ध होता सिद्ध होता है। है ना। तो साध्य के 3 विशेषण है। ठीक, अब इतनी रिवीजन करके आना यहाँ तक कि अनुमान प्रमाण से लेकर साधन क्या है, अविनाभावी संबंध के प्रकार कौन से हैं, साधन का और साध्य का संबंध कैसे होता है, वह किस प्रमाण के आधार से निश्चित होता है, और साध्य के विशेषण क्या है। ठीक, उसके बाद जो असिद्ध पद है, वो असिद्ध पद जो प्रतिवादी की अपेक्षा से होता है, वो प्रतिवादी को कैसा होता है, एक तो संशय से सहित होता है, विपरीत पने से सहित होता है और अनत्यवसाय से सहित होता है, वही असिद्ध पद हो सकता है। जैसे चार्वाक दर्शन को हम ये बताना चाहते हैं कि आत्मा नित्य है, तो उनको वो क्या है, उनकी मान्यता कैसी है, विपरीत है। उनको नित्यपने में क्या है, संशय है, और उन्होंने कभी भी नित्यपने का निर्णय नहीं किया है, उनको विपरीत मान्यता है। तो ये इससे युक्त ही असिद्ध पद होता है। तभी आप कह सकते हो कि चार्वाक दर्शन को जैन दर्शन का जो साध्य है वो असिद्ध है ना। मतलब जिसको ऑलरेडी सिद्ध हो, जो ऑलरेडी स्वीकार करता है कि यही बात है, वहां पर आप साध्य नहीं बना सकते और वहां पर आप वाद विवाद भी नहीं कर सकते। जैसे मैं मानती हूं कि ये मोबाइल है, आप भी मानते हैं कि ये मोबाइल है, मैं मानती हूँ कि मोबाइल में ये फंक्शन है, आप भी मानते हो कि मोबाइल में ये फंक्शन है। जब मुझे भी सिद्ध है और आपको भी सिद्ध है, तो उस पर कभी वाद विवाद बस। हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्या वो साध्य बन सकता है क्या जो दोनों को सिद्ध हो, नहीं बन सकता। ठीक, तो प्रतिवादी के लिए वो असिद्ध होना जरूरी है। ये क्लियर हुआ? ठीक, हम्म। तो आज कोई प्रश्न है आपके? ये हम आत्मा के लिए कैसे सिद्ध करेंगे, क्योंकि मान लीजिए जो प्रतिवादी है वो मानते ही नहीं है, आत्मा को हम दिखा नहीं सकते। मैं बाय द वे पूछ रहा हूँ, जैसे आत्मा को तो हम दिखा नहीं सकते, तो जो कैसे हम क्या, देखो, जो भी ये जो आर्गुमेंट चीजें देंगे है ना, जैसे जैसे स्वर्ग नरक है, कर्म है, जीव नामक द्रव्य है, आत्मा है, केवल ज्ञान है, सर्वज्ञत्व है, ये अनुमान से सिद्ध किया जाता है, क्योंकि तो नहीं। प्रत्यक्ष से सिद्ध करने के लिए हमारे पास प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं है। तो ये चीजें अनुमान प्रमाण इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सोचिए,
प्रत्यक्ष प्रमाण में मुख्य प्रत्यक्ष और साम्यवहारिक प्रत्यक्ष हुआ, और पीछे के 3 प्रत्यक्ष हुए, परोक्ष हुए। इनके लिए इतने सूत्र नहीं है जितने सूत्र अनुमान के लिए है। ये अनुमान बहुत लंबा चलेगा, क्योंकि ये सारी जो चीजें हैं, लोक को लेकर, सर्वज्ञता को लेकर, केवल ज्ञान से संबंधित, कर्म से संबंधित, आत्मा से संबंधित, ये अनुमान प्रमाण से सिद्ध की जाती। इसमें अनुमान प्रमाण प्रमुख होता है, इसीलिए चार्वाक को छोड़ा तो जो भी दर्शन लोक परलोक मानता है वो प्रत्यक्ष के साथ अनुमान प्रमाण भी मानता है, क्योंकि आप ये अनुमान से ही सिद्ध कर सकते हैं, है ना? ठीक, और कोई प्रश्न है? मैम आप वो पिक्चर शेयर करें, वो पिक्चर बहुत क्लैरिटी है, तो उसका हाँ पीडीएफ हाँ, शेयर वो करेंगे तो पीपीटी भी अच्छा शेयर रहेगा। करूंगी। हाँ वो शेयर इसमें मैं करें एक मैम। एक बढ़ाती जा रही हूँ ना, इसलिए आपके साथ हाँ शेयर नहीं किया, तो ये शेयर ओके, कर देती हूँ। 80 स्लाइड्स हो चुके हैं उसके। हाँ कर दो मैम, तो ये बहुत अच्छा है, बहुत हेल्पफुल है और समझ भी आ रही है उससे, तो थोड़ा हाँ, वो इसीलिए बचा तो आपको रहेगा। कहा कि एक ही हाँ दृष्टांत को पकड़ कर चलिए। जैसे न्याय हाँ में एक ही दृष्टांत आता है, पर्वत और हाँ अग्नि। ये दृष्टांत ही बार बार बताया ना तो क्लियर होता है हाँ कि साध्य क्या है, सिद्ध कि आप साधन किसे हम्म, मानते हो, पक्ष किसे कहना है, दृष्टांत किसे कहना है, आगे तो सब आएगा। आएगा हेतु आएगा। क्या है, उपमान, उपमान, निगमन, सब आएगा। तो ये सब सिद्ध करने के लिए ये एक दृष्टांत काफी है, अच्छा है। ये मैं पीपीटी भी आपके साथ शेयर करूंगी, पर इसमें ही हाँ मैं स्लाइड्स बना रही हूँ, इसलिए अभी तक शेयर नहीं किया था। तो एक ओके, अनुमान प्रमाण और आगम प्रमाण पूरा होते ही ये पूरी पीपीटी शेयर कर दूंगी। डन जैसे ही डन नया विषय शुरू हो जाएगा तो नई पीपीटी बनाऊंगी। डन मैम डन। ये क्वेश्चन और था, एक क्वेश्चन और था मैम, पहली क्लास के हाँ, क्वेश्चन जब आपने पहला लेक्चर लिया था तभी का है ये, कि वैशेषिक वाले मानते हैं कारक संकल्प को मानते हैं वैशेषिक वाले, और जो बराबर। न्यायिक वाले हैं वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष को मानते हैं। तो हम्म, इंद्रिया संकर्ष में ये हुआ कि वो इंद्रियों मतलब वस्तु तो है ही, प्लस वो इंद्रियों को अहमियत देते हैं, इंद्रियों को इंपॉर्टेंस देते हैं, इसलिए उन्होंने इंद्रिय सन्निकर्ष कहा। अब यहाँ जिज्ञासा ये हो रही है कि वैशेषिक वाले अगर इंद्रियों को अगर इन्वॉल्व नहीं कर रहे हैं तो कैसे जानेंगे? कारक संकल्प में भी तो इंद्रियां काम कर रही हैं, अगर इंद्रियों को नहीं मान रहे हैं वो, तो कारक संकल्प भी तो बेकार हो जाएगा। सबका अपना अपना लिमिटेशन है। उन्होंने कारक साकल्य में सभी पदार्थों को लिया है, जो एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से संबंधित है। उन्होंने पदार्थों को मुख्यता दी है, और न्यायिक ने उसके आगे जाकर इंद्रियों और पदार्थों के संबंध को मुख्यता दी। नहीं उन्होंने लेकिन कहा कि ये इंद्रियां तो वहां दोनों भी भी काम कर लिमिटेड है। इंद्रियां तो वहां भी काम कर रही है ना, कारक संकल्प में भी तो इंद्रियां उन्होंने कहा रही है, लेकिन यूज तो किया ही है उसको। किया ही है। अरे यूज तो सबसे बड़ी तो आत्मा और आपका आत्मा का ज्ञान गुण हो रहा है। हम्म अगर ज्ञान गुण ही ना हो तो उसका क्या उपयोग? क्या ये जड़ पदार्थ थोड़ी सभी पदार्थों को जान सकते हैं। नहीं वो तो इसमें मैम कह देते इसमें तो ना। विस्तारितता होती गई, जी है ना? तो उन्होंने बस पदार्थों तक ही सीमितता रखी, और उसे आगे जाकर न्यायिक ने इंद्रियों और पदार्थों के संबंध को बताया। लेकिन वो भी लिमिटेशन है। अगर आप इंद्रियों और पदार्थ के संबंध को और केवल पदार्थ को ही प्रमाण मानोगे, तो फिर आप जो आत्मा से होने वाला ज्ञानी, जैसे कि उनके सर्वज्ञता की व्याख्या अलग हो जाती है, तो फिर आत्मा से होने वाला जो पदार्थों का ज्ञान है, जो कि मुख्य प्रत्यक्ष है, जो कि वास्तविक प्रत्यक्ष है, उसे आप मान ही नहीं सकते। और यहीं पर तो सारा खंडन मंडन होता है ना? तो दोनों भी मर्यादित है अपनी अपनी जगह पर। चलो, रुक जाए आज यहीं पर। जी आप सभी को मैडम, जय हिंद। हाँ हाँ, बोलिए मैडम, संध्या जी। हाँ ये परीक्षा मुख है ना मैडम, इसके साथ हाँ, हम न्याय दीपिका को भी पढ़ना है मैडम। नहीं नहीं अरे नहीं, आप तो न्याय दीपिका बिल्कुल को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, परीक्षा मुख ही बड़ा है। हाँ, हम पूछ रहे हैं कि परीक्षा में। नहीं मैडम, आप बार बार न्याय दीपिका का एग्जाम्पल देते हैं ना, इसलिए मैंने पूछा न्याय दीपिका नहीं के नहीं नहीं सूत्र नहीं, मैंने न्याय आपने दीपिका आप के सूत्र अगर छोटे हो तो ही मैं न्याय दीपिका और प्रमाण हाँ, नहीं तत्वालोक के लेती हूँ। लेकिन वो बस मैं हाँ, आपको एक जानकारी रहे इसलिए दे रही। जो आपको स्टडी मटेरियल दिया गया है उतना ही आपको एग्जाम में रहे, मैम है आपके ना? पास दो तरह के स्टूडेंट हैं इस समय,
एक स्टूडेंट है संध्या जी की तरह जो पूछते हैं और किताबें कितनी पढ़ें, एक हम जैसे स्टूडेंट में परीक्षा मुख में क्या क्या छोड़ दें, ये फर्क। नहीं, परीक्षा मुख में आपको कौन से सूत्र मुख्य रूप से करना है ये भी मैं आपको बताऊंगी कि ये सूत्र आप करें, ठीक। बाकी को कुछ कुछ बड़े बड़े सूत्र है